सेकेंड पार्ट में अपने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। एक्सेप्शन यानी अपवाद, यानी कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित होता है, कौन सी जगह पे लॉ ऑफ डिमांड चल नहीं पाता है, उसको एक्सेप्शनल शेप ऑफ डिमांड कर्व बोलेंगे। मतलब डिमांड कर्व अपने कल देखा था कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फॉलिंग होता है, लेकिन यहाँ पे डिमांड कर्व अपवर्ड राइजिंग हो जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला हो जाएगा। ना इंट्रोडक्शन, generally there is negative relationship between price and demand, but in following exceptional cases price and demand are positively related। तो पहला केस है स्नॉब अपील, जिसको अपने कॉन्स्पिकस कंजम्पशन बोलते हैं, देखा देखी से किया जाने वाला खर्चा। लिख सकते हैं, साइड पे लिख दो, शो ऑफ जिसको बोलते हैं। वेबलन हैज एक्सप्लेन दिस केस। अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर द गुड्स विद स्नॉब अपील लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। ये गुड्स डिमांड इसलिए किए जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसकी जो कीमत सही कीमत होती है उसके कारण नहीं, लेकिन उसके पास, उस कमोडिटीज के पास प्रेस्टीज और स्टेटस का सिंबल होता है। जैसे कोई अगर समझो BMW की कार खरीदेगा तो 80 लाख रुपीस की कार, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन उसमें स्नॉब अपील होती है, वो प्रेस्टीज बता रही है आपको। इन मार्केट these goods are sold at very high price, they are demanded by only rich people। स्नॉब अपील किसको कनेक्ट करता है? सिर्फ रिच पीपल को कनेक्ट करता है। दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन, आम आदमी के लिए ये नहीं है। जैसे डायमंड, रियल ज्वेलरी, ओल्ड पेंटिंग, एंटीक आर्टिकल्स एंड सो ऑन आर सच गुड्स। जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो उल्टा लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रेस्टीज दिखाने के लिए इस गुड्स को ज्यादा डिमांड करते हैं। हियर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। तो स्नॉब अपील समझे, जिसको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, लेकिन प्रेस्टीज और स्टेटस के सिंबल के कारण खरीदा जाता है, वो गुड्स आएगा। फिर आता है उसके बाद में स्पेक्युलेटिव मार्केट, यानी शेयर मार्केट। स्पेक्युलेटिव मार्केट में प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग और फॉलिंग, राइजिंग और फॉलिंग। इफ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट राइजेस कंटिन्यूअसली, customers think that it will become more costly in future, so they raise its demand at present। तो उसकी डिमांड आज के दिन में बढ़ जाएगी। उसको लगता है कि अगर शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है ना, जब प्राइसेस इंक्रीज होती है ना तो लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है और ज्यादा प्राइस बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इन शेयर मार्केट, व्हेन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर राइजेस, तो स्पेक्यूलेटर्स यानी जो सट्टा खोर बोलते हैं, जिसको सट्टा खेलने वाले, बाय लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। ये स्पेक्युलेटिव मार्केट हुआ, बराबर। उसके बाद में गिफन गुड्स, गिफन गुड्स को रॉबर्ट गिफन ने बताया था, ये अंडरलाइन करें। He observed that when prices of given goods rise, कस्टमर यानी जो पुअर पीपल है वो क्या करेंगे, खास करके गरीब लोग इन सब की डिमांड को बढ़ाएंगे। कारण वो जानते हैं कि अब वो इतनी परचेसिंग कैपेसिटी रखते नहीं है कि अच्छी चीजों को खरीद पाएंगे। जैसे जुआर खरीदने वाला, जुआर इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको गेहूं यानी अफोर्डेबल नहीं लगते, यानी उसको लगता है कि ये ज्यादा महंगे है। अब अगर जुआर की प्राइस इंक्रीज होगी ना तो थोड़े बहुत गेहूं जो वो खरीद भी रहा था ना वो भी अब नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा उसका जुआर के अंदर चला जाएगा। तो फिर गेहूं से बचने वाले जितने भी पैसे वो कहाँ पे शिफ्ट कर देगा, वापस जुआर के ऊपर, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। उल्टा कब होता है, जब जुआर की प्राइस कम हो जाती है तो वो क्या करेगा, बचे हुए पैसे से ज्यादा गेहूं खरीदना चाहेगा, बराबर, जिससे वो अपनी फैमिली को और अपना बराबर से न्यूट्रिशन दे पाए। तो ये गिफन गुड्स होते हैं, और जिसको सबसे पहले ध्यान किसने दिया इसके ऊपर, रॉबर्ट गिफन ने, बराबर। इसीलिए उसके ऊपर से नाम उसका गिफन गुड्स बोला जाता है।
because these goods are still cheap as compared with other normal or superior goods. When price of given goods rises, to buy the same quantity of given goods, more money is required. जैसे मैंने बताया, ज़्यादा पैसे की requirement होती है. A consumer can buy same quantity of given goods with the help of more amount. In other words, real income falls, so he cannot buy same quantity of superior goods with left amount. In this case, in order to maintain particular level of consumption, he has to reduce the consumption of superior goods and he has to buy more of given goods. जो मैंने explain किया वही यहाँ पे. Therefore, in case of given goods, law of demand यहाँ पे apply नहीं होता है. इसके examples दिए गए: cheap potatoes, cheap bread, lower quality rice, vegetable ghee. ये सब cheap goods के अंदर आते हैं और ये given goods बोले जाते हैं. ये inferior goods है. ये consume normal people नहीं करते, लेकिन उनके पास परचेसिंग करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो लोग खरीदते हैं. अब इग्नोरेंस और इल्यूजन ध्यान देना. इग्नोरेंस और इल्यूजन को समटाइम्स कस्टमर्स बिलीव दैट अ हाई प्राइस्ड commodity is better in quality than low price commodity. तो इसीलिए वो लोग ज्यादा खरीदेंगे हाई प्राइस कमोडिटी को. उनको लगता है कि ज्यादा कीमत मतलब क्वालिटी अच्छी होगी. ये इल्यूजन होता है. इल्यूजन यानी आभास, भ्रम के वाले ने. बराबर. ऐसा लोगों के दिमाग में होता है कि ज्यादा महंगी चीजें खरीदेंगे तो इसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होगी. हर बार ऐसा नहीं होता. कई केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. फिर कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम पास होता है. कॉन्स्पिकस यानी वो वैसा ही. एक जमाने में रेफ्रिजरेटर तुम्हारे घर में होना लग्जरी मानी जाती थी, आज जरूरत हो गई है. एक जमाने में टीवी घर पे होना लग्जरी मानी जाती, आज सबके घर में टेलीविजन लोग चाहते कि होना चाहिए. राइट. इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन एक जमाने में ऐसा मानते थे कि ये तो लग्जरी की बात है, लेकिन आज बहुत सारी डिशेज ऐसी है ना जो माइक्रोवेव के अंदर बनती है, इसलिए लोग उसको बसाते हैं घर के अंदर. तो एक जमाने की लग्जरी आज की नेसेसिटी हो गई है. तो एक जमाने में जो अपने प्रेस्टीज के लिए खरीदते थे, आज उसको हमने क्या कर दिया, नेसेसिटी बना दिया है. With the passage of time, certain commodities become necessities of life. So even if their prices rise, the demand would rise continuously. For example, even if prices of television, refrigerator, scooter and so on have been rising continuously, their demand would rise. बराबर. ये सबकी प्राइसेस अगर ज्यादा भी होती है ना, तो भी अगर घर में टेलीविजन बिगड़ जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि टेलीविजन अगर घर पे ना होने तो वो टेलीविजन दूसरा खरीदना पड़ेगा. ऐसा यानी मतलब वो प्राइस जितनी भी ज्यादा बढ़ गई हो ना, फिर भी वो खरीदते ही है. फिर देखो आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी. समटाइम्स पीपल डिमांड गुड्स बिकॉज अदर पीपल हैव इट. अगर किसी ने कोई चीज खरीदी तो मैं भी ये चीज खरीदूंगा, यहाँ अपने प्राइस नहीं देखते. They demand goods like car, washing machine, etc. because their neighbors or relatives have. Thus, in order to maintain the status, people demand particular product even at higher price. It is called as demonstration effect. इसी को अपने क्या नाम दिया, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी देखा देखी से की जाने वाली इफेक्ट. फिर इमरजेंसीज. ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, famine, floods, etc. Law of demand does not apply. During these emergencies, goods are in acute shortage. एक्यूट शॉर्टेज यानी ज्यादा शॉर्टेज हो ना, इसको एक्यूट शॉर्टेज बोला जाता है. सो पीपल बाय मोर इवन एट हायर प्राइसेस. एक्यूट शॉर्टेज है ना, और रिलेटिव शॉर्टेज दो चीजें होती है. रिलेटिव शॉर्टेज का मतलब क्या, कि कुछ एरिया में मिले कुछ एरिया में ना मिले, लेकिन एक्यूट का मतलब सब जगह पे ना हो, उसको अपने एक्यूट शॉर्टेज बोलते हो. इन ऑल अबव केसेस, यानी ये सातों सात केसेस के अंदर इमरजेंसी में तो अपने देखते ज्यादा प्राइस देते ही ना. अभी फ्लड लाइक सिचुएशन आई थी तो उस वक्त हमने क्या देखा था कि लोग 50-50 रुपए में एक दूध की थैली बेचते थे. खरीदना भी पड़ता था कि रिक्वायरमेंट ऐसी थी. ये सारे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. द एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. In this figure, when price is lower, say OP, demand is also lower, say OM, and when price is higher, say OP1,
डिमांड इज ऑल्सो हायर से OM1, बराबर नहीं? तो दोनों चीजें ज्यादा बढ़ती है, यानी एक प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल डिमांड को बोला जाता है, राइट? ये तुम्हारा फर्स्ट पोर्शन खत्म होता है, यानी ये क्या हुआ, खाली डिमांड एनालिसिस का फर्स्ट पोर्शन। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे। देखिए टॉपिक नंबर 5, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, अंडरलाइन करो, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज, कितना चेंज आता है उसको रिस्पॉन्सिवनेस बोला जाता है, बराबर? इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट, क्या लिखा है, एनी ऑफ इट डिटर्मिनेंट्स। अब सारे डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से, तो मैं आपको बता दूं, प्राइस के चेंज होने से डिमांड बदलती है, कंज्यूमर की इनकम के बदलने से डिमांड चेंज होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के कारण डिमांड चेंज होती है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज होगी तो भी डिमांड चेंज होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस चेंज होगी तो भी डिमांड चेंज होगी। इन अदर वर्ड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to degree of responsiveness of change in quantity demanded of a commodity as a result of change in price of commodity, income of customers, prices of related goods, advertising and so on, बराबर? तो ये सब के कारण डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। अब अपने देखे इलास्टिसिटी की फॉर्मूला क्या है, तो प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, प्रपोर्शनेट यानी परसेंटेज, बराबर, बाद में लिखा ही है। तो पहले ऊपर लिखेंगे डिमांड और नीचे लिखेंगे डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट, प्राइस चेंज हो तो नीचे प्राइस लिखेंगे, इनकम चेंज हो तो नीचे इनकम लिखेंगे। अब चार डिटर्मिनेंट जो बताए गए वो इसके बाद लिखे, देखो पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट शोज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, यानी इसमें चेंज क्या होता है, अंडरलाइन करो, प्राइस चेंज होती है। दूसरे में कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, वो भी अंडरलाइन करो, लास्ट में लिखा है। तीसरे में चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, और फोर्थ के अंदर चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट? तो हम सबसे पहले इसके अंदर कौन सा वाला देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ इज इट मेजर्ड, मीनिंग लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज, अंडरलाइन करो, MCQ, डायरेक्शन ऑफ चेंज, लेकिन जो डिग्री ऑफ चेंज चाहिए उसके बाद में नीचे लिखा है वो भी अंडरलाइन करो, बिल्कुल नीचे लाइन में लिखा है, देखो डिग्री ऑफ चेंज अगर चाहिए तो उसके लिए आपको इलास्टिसिटी सीखनी पड़ेगी। अब सीधा मैं जा रहा हूँ डेफिनेशन के ऊपर, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, मतलब करना क्या है, आपको डिवाइड करना है इसको, राइट? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by the percentage change in the price. It is defined as the measure of degree of responsiveness of goods demanded, या goods लिखना है आपको, demanded for a commodity to a given change in its price, यानी प्राइस में जो चेंज आता है उसके कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है ये इसके अंदर आएगी। इन अदर वर्ड्स इट इज, ये अंडरलाइन करो, रेशियो ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। बस यहाँ जो ही यहाँ तक जो था ने वो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना था। अब यहाँ से जितना शुरू होता है ने वो बहुत ही सिंपल है, सबका सब आपको एक एक दो दो वर्ड को याद रख के आपको कंप्लीट करना है। ओके देखे, अब यहाँ देखो फॉर्मूला देखे, प्राइस इलास्टिसिटी, उसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर लिखा हुआ है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे लिखा हुआ है। अब अगर किसी को पूछा जाए कि भाई परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो बिल्कुल बाजू में देखो न्यूमरेटर यानी ऊपर लिखा हुआ है कि ऊपर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे, नीचे ओरिजिनल क्वांटिटी यानी पुराना डिमांड इनटू 100,
और इसी तरह से नीचे चेंज इन प्राइस लिखेंगे और उसके बाद में उसको अपॉन में क्या लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, राइट। अब अगर मैथमेटिकली है ना, तो मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं देखना है तुमको, और वाली जो फॉर्मूला है ना उसी फॉर्मूला को याद रखने का। Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 ऊपर आएगा Q1 नीचे, यानी रिवर्स हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। ऊपर पहले Q से शुरू करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर अपने P लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे EP जो लिखा है ना वो इलास्टिसिटी प्राइस की, Q का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, P का मतलब प्राइस, बराबर ने। और डेल्टा लिखा है, इसका मतलब चेंज। जो ट्राइंगल की सिंबल है ना उसको डेल्टा बोला जाता है, और डेल्टा का मतलब क्या आएगा, उसका मतलब चेंज। कभी भी चेंज डिनोट करना हो तो डेल्टा क्यू लिखे, तो इसका मतलब Q2 माइनस Q1। नोट ध्यान देना, ये जो है नोट लिखा है ना उसको, इट इज रिलेटेड टू पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या, कि किसी एक पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड कर्व के ऊपर हम कोई एक पॉइंट देखेंगे, उस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी कितनी है वो देखी जाएगी। इट शोज स्मॉल और मार्जिनल चेंज ओनली, इट मेजर्स इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, बराबर ने, याद रहे। और मैथमेटिकली ध्यान देना, ये एमसीक्यू है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, कारण इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, बराबर। लेकिन हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, नीचे लिखा है पहला पॉइंट देखो, इग्नोर नेगेटिव साइन, और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी नंबर को कंसीडर करेंगे। अब ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, अपने खाली एक फॉर्मूला यूज करेंगे, Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 अपॉन Q1, राइट। अब देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ टी 15 रुपये पहले थी, बाद में हो गई 10 रुपये। अब डिमांड जो टी की थी वो 100 यूनिट्स थी, 100 किलोग्राम, अब कितनी हो गई, 200। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज हुई, यानी यहाँ पे तुमको डायरेक्शन ऑफ चेंज पता चला कि इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन कितना चेंज होता है ये यहाँ पता नहीं चलता, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज करते हैं। देखिए अब मैं आपको Q2 में से Q1 माइनस करूं, तो 200 में से 100 माइनस करे तो 100 आएगा, 200 में से 100 को माइनस करें तो क्या आएगा तुम्हारे लिए, 100 आएगा, बराबर। और उसके अपॉन में अपने क्या करेंगे, 10 में से 15 माइनस करेंगे, क्योंकि P2 में से P1 माइनस करना है, 10 माइनस 15 करेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपने मल्टीप्लाई करेंगे अपने P1, ऊपर आएगा P1, तो P1 कितना है, 15, और जो तुम्हारा Q1 है वो कितना है, 100। अब इसी फॉर्मूला को अपने अगर लिखे तो अपना आंसर यहां से बनता है, देखिए देखो 3 तुम्हारा आंसर आता है इसका। अब ये आंसर तुम्हारा 3 आएगा तो पहले -3 में आता है, लेकिन अपने माइनस की साइन को इग्नोर करेंगे, तो 3 आंसर आया। 3 एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा हो ने तो उसको क्या बोला जाता है, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक बोला जाता है, अंडरलाइन करो। ग्रेटर देन 1 तो रिलेटिवली इलास्टिक, लेस देन 1 तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, लेस देन 1 तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, इज इक्वल टू 1 तो यूनिट इलास्टिसिटी, या तो यूनिटरी, यूनिटरी UNITARY, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1। जीरो हो ने, जीरो, जीरो आंसर आए तो नो इलास्टिसिटी, बराबर ने, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है उसको, नो इलास्टिसिटी या तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। लेकिन अगर समझो कि कोई का डिनोमिनेटर यानी छेद अगर जीरो हो जाए, नीचे यानी माइनस में आंसर आए तो बात अलग है, लेकिन अगर जीरो हो जाए, वो डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, न्यूमरेटर नहीं, अंश नहीं, छेद अगर जीरो हो जाए तो उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, बराबर।
और अगर इन्फिनिटी आंसर आता है तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बराबर ना। इन्फिनिटी यानी अल्फा का जो सिंबल होता है ना वैसा। देखो ये नेक्स्ट पेज पे सब लिखा हुआ है, बराबर। ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोफेसर मार्शल ने ये सारी इलास्टिसिटीज बताई है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी इज इक्वल टू 1, रिलेटिव इलास्टिक यानी ग्रेटर देन 1, रिलेटिव इन इलास्टिक यानी लेस देन 1। फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने दो चीजों को ऐड किया, एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, व्हेन कट इन प्राइस, कट इन पी यानी प्राइस, raises quantity in so equal proportionate amount so that total revenue of a seller remains same। यानी टोटल रेवेन्यू क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मतलब जितनी इनकम पहले कमा रहे थे उतनी इनकम अभी भी कमा रहे हो तुम, प्राइस के कम होने के कारण तुम्हारी इनकम में कोई फर्क पड़ा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, ईपी इज इक्वल टू 1 बोलेंगे। व्हेन प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको भी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। उसका डायग्राम जैसे बाजू में रखा है वैसा आएगा। और उसको क्या बोलेंगे, याद रखो ये एमसीक्यूज है तुम्हारे, दोनों इक्वल टू इज इक्वल आएंगे यानी बिल्कुल सेम आएंगे तो उसका डायग्राम बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लास्ट में लिखा है छेक छिल्ले। और इसमें ईपी इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। यूनिटरी में ईपी इज इक्वल टू 1 आएगा, राइट। अब दूसरा देखे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी ग्रेटर देन 1। ध्यान देना इसका, इसके अंदर कैसा होता है, ऊपर जो लिखा है ना उसमें अपने थोड़ा सा मॉडरेशन करेंगे, यानी मतलब चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, सॉरी। व्हेन कट इन प्राइस रेजिस क्वांटिटी इन सो मोर प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट के टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो तो ईपी इज ग्रेटर देन 1 बोला जाएगा, बराबर। और यहाँ पे दूसरी तरीके से बात करनी हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको भी अपने ईपी इज ग्रेटर देन 1 बोलेंगे, ओके। अब a reduction in price leads to more than proportionate increase in demand। और यहाँ पे देखो ये जो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लिखा है इज ग्रेटर देन, दूसरा पॉइंट हियर लिखा है वहां से उसको अंडरलाइन करना है। और यहाँ पे शेप ऑफ डिमांड को क्या बोला जाएगा, फ्लैट बोला जाएगा। फ्लैट या तो फ्लैटर, यानी डिमांड को इस तरह से फ्लैट बनेगा जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, बराबर। ये फ्लैटर डिमांड का आपका बनेगा। अब नेक्स्ट relatively inelastic demand यानी less than 1 according to Samuelson, when the cut in P raises Q in so less proportionate amount so that total revenue of the seller falls। total revenue पहले में क्या remains same तो is equal to 1, total revenue rises तो greater than 1, total revenue falls तो less than 1। समझ में आ गई बात, तो इसको ईपी इज लेस देन 1 बोलेंगे अपने। और यहाँ पे वैसी ही बात वापस लिखी गई है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको अपने रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। हियर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज लेस देन डेल्टा पी अपॉन पी। और यहाँ पे इसका जो डिमांड कर्व का शेप है वो स्टीप आएगा। स्टीप यानी ऊपर से नीचे बिल्कुल एकदम फास्ट डिक्लाइन किया हुआ, जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड,
जिसको अपने इनफाइनाइट बोलते हैं। देखो मैंने बोला ना, अल्फा जैसा सिंबल, बराबर इन्फिनिटी का सिंबल अल्फा जैसा होता है। देखो आगे बताया मैंने आपको कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको फोर्थ पॉइंट के अंदर पता चलता है, दो दो लाइन की है ना उसके बाद में, ईपी इज इक्वल टू एनी नंबर अपॉन जीरो, लिखा है ना, एनी नंबर अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे तुम्हारा कर्व कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा, बराबर। लेकिन इन प्रैक्टिस लिखा उसको अंडरलाइन करो, वी नेवर कम अक्रॉस सच अ सिचुएशन, और ऊपर वाला भी थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, यानी थियरी में खाली पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। ये इम्पॉसिबल है ऐसा होना कि आप प्राइस को सेम रखो, डिमांड अपने आप बढ़ती जाए, ये नहीं हो सकता। यानी करंट प्राइस के ऊपर कोई भी चीज बेच सकते हैं अपने, इसको ऐसा बोला जाता है। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिमांड को जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इज दैट द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ इट्स आउटपुट, यानी कोई भी क्वांटिटी अपने बेच सकते हैं द करंट प्राइसेस। ओपी, इट शुड नॉट अननेसेसरीली चेंज अ लोअर प्राइस, यानी उसको प्राइस कम करनी नहीं पड़ेगी, सेम प्राइस के ऊपर कस्टमर आते जाएंगे। मैं मानता हूं कि अगर ऐसा हो तो कब होता है, कभी कभी अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना, वो पॉपुलर होते जाती है, तो फिर उसकी डिमांड सेम प्राइस के ऊपर बढ़ती जाती है, बराबर ने। पर ये एबनॉर्मलिटी है। अब परफेक्टली लास्ट वाला, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी इज इक्वल टू जीरो, ये बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आएगा। तुम प्राइस को कितनी भी बदलो, प्राइस की कितनी भी बदलो, लेकिन ये क्या होगा, ये डिमांड तुम्हारी चेंज नहीं होगी। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी चेंजेस ना हो वैसी डिमांड, यानी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जिसको बोलते हैं, बराबर। यहाँ पे प्राइस के सामने डिमांड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं बताएगी। दूसरी लाइन जो है ना, उसको दूसरा पॉइंट उसको टिक करे। और इसका कर्व कैसा आएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये भी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। यानी कौन सी कमोडिटी में ऐसा हो सकता है, सॉल्ट और मैच बॉक्स और पिन, स्टेपलर पिन, प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ती भी है तो भी उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर। सॉल्ट की प्राइस भी वैसी है। तो यहाँ पे प्राइस अगर ओपी से ओपी टू कम भी हो जाती है, या तो ओपी से ओपी वन बढ़ भी जाती है, तो भी जितना बेचा जाएगा उतना ही बेच बेच पाएंगे, मतलब डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी, डिमांड के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये नटशेल में आपको बताया, ये लास्ट वन देख लो। ये टेबल आपको याद रख लो ने, तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये सिर्फ टेबल को देखते आपको ये पूरा क्वेश्चन याद करना है। यूनिटरी में वन आता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिक में ग्रेटर देन वन, जिसको मोर देन वन बोलेंगे, डायग्राम कैसा आएगा, फ्लैट आएगा। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रिलेटिवली इलास्टिक इन इलास्टिक में क्या आएगा, लेस देन वन आएगा, ये स्टीपर डायग्राम आएगा। और जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उसमें इंफिनिटी और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और लास्ट वाला परफेक्टली इन इलास्टिक वो जीरो, वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जिसमें डिमांड चेंज नहीं होती, ऊपर वाले फोर्थ में प्राइस चेंज नहीं होती, बराबर।